आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हों या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम्स हों या पीसीएस के पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम्स हों। हर एग्जाम में इस पार्ट से कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। ये है हमारा रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में भी हम नॉन वर्बल लॉजिक, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, एक तो 2-3 चीजें आप कर लीजिए जब आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो बेटा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। अगर आपको एसएससी देना है तो उसकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अगर आपको आईएएस या पीसीएस के एग्जाम्स देने हैं तो उसकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। फिर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का एक बैंक खरीदेंगे और या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछता है वो। आप उसके सिलेबस को पूरा रीड करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रश्न है जो हर साल पूछते हैं वो सिलेबस के किस पार्ट से आया है। यानी आपको सबसे पहला काम करना होगा सिलेबस का पूरा अध्ययन। फिर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखना होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन इम्पोर्टेंट है और उनसे हर साल प्रश्न आता ही रहता है। क्योंकि सिर्फ स्टूडियस होना ही पर्याप्त अपने आप में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं वहाँ पे पास होने वाली बात नहीं रहती। जैसे अभी आप लोग अंडर ग्रेजुएशन में हो, कुछ लोग जस्ट 12th करके आए हैं, कुछ लोग बीए कर चुके हैं, कुछ लोग बीए कर रहे हैं, बीए बीएससी जो भी अंडर ग्रेजुएट आप कोर्सेज कर रहे हो, तो आप देखते हो कि आपको पास होने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है। फर्स्ट डिवीजन के लिए एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो आपसे 0.5 मार्क्स आगे निकल गया, वहां मेरिट रुक गई और आपके बहुत अच्छे मार्क्स है। मान लीजिए कि 78 100 में 78 अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स जाते हैं, यानी कि 78 नंबर पाने वाले तक सेलेक्ट होते हैं, तो आप सोचिए कि आप तो 78% का मतलब कि बहुत हायर स्कोर वाले स्टूडेंट थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सफल होने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अब वो स्मार्ट पढ़ाई क्या है? सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं ये जानकारी रखनी होगी। भेड़ चाल नहीं चलनी है, पहली चीज। दूसरा, अकाउंटेबल बनिए, खुद सेलेक्ट करिए कि मुझे ये बनना है और फिर उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चनर भी दूंगी। आप उस पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी कर लेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबके आंसर्स दे पाऊं। सबसे पहले हम आते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, आप कभी देखते होगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ऑल मेन आर ब्लैक या ऑल मेन आर जीनियस, और या कह दे कि ऑल मेन आर रेशनल, सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। तो वो आपसे पूछ लेगा कि क्या सभी बुद्धिमान मनुष्य हैं, यानी कि ऑल रेशनल्स आर मेन। अगर सभी मनुष्य बुद्धिमान है, सही है, तो क्या सभी बुद्धिमान मनुष्य हैं ये भी सही होगा, मतलब ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स, अगर आपको एक सही और एक फॉल्स गलत, तो वो बोले कि अगर मैं कहता हूं कि सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं या सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ये ट्रू है, सही है, तो क्या सभी बिल्लियां कुत्ते हैं ये सही होगा या गलत होगा?
आप में से बहुत सारे लोगों को इसके जवाब भी समझ में आने लगे होंगे। आई नो कि बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग गलत, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो तुक्के में सही जवाब दे रहे होंगे। तो क्यों ना इसका रीजन ही जान ले कि क्या सही है क्या गलत। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इस रीजनिंग के पोर्शन में हम जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो हम सेंटेंसेस के माध्यम से बात कर रहे हैं, हम वाक्यों के माध्यम से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम रीजनिंग या लॉजिक पढ़ेंगे, तर्कशास्त्र पढ़ेंगे, तो हम उसमें प्रोपोजिशन यानी कि तर्क वाक्य के माध्यम से बात करेंगे। तो दो चीज आपके सामने आई, वाक्य और तर्क वाक्य, सेंटेंस और प्रोपोजिशन। अब आपको लग रहा होगा कि प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है। प्रोपोजिशन भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है। बस फर्क ये होता है कि प्रोपोजिशन को हम ट्रू या फॉल्स यानी कि सही या गलत सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हम कहें कि आज 23 मार्च है, आज 23 मार्च है, तो ये आप बताइए सही है या गलत है। ये गलत है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम सही या गलत सिद्ध ही नहीं कर सकते। जैसे ठीक से बैठो, मुझे एक गिलास पानी दो। कुछ आदेशात्मक वाक्य जो ऑर्डर दे, कुछ इंटरोगेटिव वाक्य जो आपको क्वेश्चन पूछे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे सेंटेंस सही या गलत सिद्ध नहीं किए जा सकते। तो कुछ विस्मयकारी जो सेंटेंसेस हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो ऑर्डर हैं, ये सब सही या गलत प्रूव नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए इसे हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। प्रोपोजिशन सिर्फ वही सेंटेंसेस होंगे जो क्या होंगे, जिन्हें ट्रू या फॉल्स, सही या गलत सिद्ध किया जा सके। यानी कि अगर हम एक सर्कल बनाएं, तो यू कैन सी इट हियर, एक सर्कल बनाते हैं, तो ये बड़ा सर्कल, ग्रीन सर्कल, अगर इसको हम सेंटेंस कहें, ये बड़ा सर्कल अगर सेंटेंस है, तो प्रोपोजिशन, ये छोटा सर्कल प्रोपोजिशन होगा। प्रोपोजिशन यानी कि ये बड़ा सर्कल अगर वाक्य है, तो ये छोटा सर्कल जो है वो तर्क वाक्य होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ऑल प्रोपोजिशंस आर सेंटेंसेस, सभी तर्क वाक्य वाक्य होते हैं। कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए प्लीज इसे नोट करते चलना। सभी तर्क वाक्य वाक्य होते हैं, लेकिन सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं होते हैं। तो कौन कौन से वाले वाक्य तर्क वाक्य नहीं बन पाए? वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, या जो विस्मयकारी या आश्चर्य वाले सिंबल से होते हैं, वो वाक्य तर्क वाक्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो हम अपने तर्क वाक्यों या प्रोपोजिशंस का वर्गीकरण भी करने लगते हैं। तो हम उनका वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। हमारे तर्क वाक्य 4 प्रकार के होंगे, ए, ई, आई और ओ। कैपिटल ए आप देख सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई और कैपिटल ओ टाइप। ये हमारे 4 टाइप्स के प्रोपोजिशन आपको दिखेंगे। जो ए टाइप का प्रोपोजिशन है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। आप नोट करते चलिएगा, यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी, प्लस ये होगा यूनिवर्सल होगा यानी कि सर्वव्यापी होगा, प्लस अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक। ई टाइप का जो तर्क वाक्य है वो भी
यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी होगा, प्लस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होगा। आई टाइप का तर्क वाक्य पर्टिकुलर यानी कि अंशव्यापी होगा, प्लस अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक होगा। और ओ टाइप का तर्क वाक्य हमेशा पार्टिकुलर यानी कि अंशव्यापी होगा, प्लस नकारात्मक या नेगेटिव होगा। तो ये चीज एकदम आप अपने दिमाग में रखेंगे, ये आपका क्रक्स है। जैसे आप कोई लिटरेचर पढ़िए तो उसके पहले क ख ग या ABC या उर्दू के अल्फाज आप पढ़ते हो, तो आप उस तरीके से ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये चीज आप लिख के अपने घर में, अपने स्टडी रूम में, अपने बेड साइड में कहीं भी लगा लीजिए ताकि आपको एकदम याद हो जाए। अब ए टाइप का एग्जाम्पल लिखिए और साथ में लिखते रहिए इसे बेटा। ए टाइप का एग्जाम्पल, जैसे हम कहें ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल ए टाइप का है, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहाँ हमने सभी की बात की और हैं कहा, ठीक है, यानी कि हमने यूनिवर्सल सर्वव्यापी बात की और हैं यानी कि स्वीकारात्मक। नेक्स्ट है ई टाइप, जो है कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी हमने कह दिया कि कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो मरणशील हो, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। नो मैन आर मॉर्टल। आई टाइप का जो प्रोपोजिशन है उसे लिखिए, सम मैन आर मॉर्टल, कुछ मनुष्य मरणशील हैं। पर्टिकुलर अंशव्यापी का मतलब ये कुछ के बारे में बात करेगा, और नेगेटिव या निषेधात्मक, अफर्मेटिव या स्वीकारात्मक का मतलब ये पॉजिटिव बात करेगा। तो सम मेन आर मॉर्टल यानी कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं। और फिर अगला है ओ टाइप, जो कि पार्टिकुलर है और नेगेटिव है, तो ये होगा सम मेन आर नॉट मॉर्टल, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं। ओ टाइप को सॉरी, एक एग्जाम्पल भी है ओ टाइप का, एक एक्सेप्शन भी मिलता है। ओ टाइप को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं सम मेन आर नॉट मॉर्टल, यानी कि कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं, ठीक है। इसी को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल। ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा ऑल आया तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर हम ऑल के साथ नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा ओ टाइप का तर्क वाक्य होता है। मतलब अगर ए टाइप का है तो ऑल रहेगा, ठीक है, और ओ टाइप का होगा तो ऑल के साथ नॉट लगा होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।